हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शंस हैं, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या फिर मृत्युदंड। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मृत्युदंड। चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता परमानंद बनाम भारत संघ 1998 के अंतर्गत है, ठीक है, में कार्यस्थल पर। और फिर ये तो पहला वाला तो ये हो गया इसमें, जो कि इसमें जो है अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। फिर दूसरा है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, सेक्सुअली उनका हैरेसमेंट, ये भी 21 के दायरे में आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना संविधान के, ये भी पानी की गुणवत्ता जो है इसको भी दूषित करना, ये भी संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो ये ऊपर की तीनों ही स्टेटमेंट जो है वह संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं, लेकिन जो मृत्युदंड है वो इसके दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति यानी कोरम कितनी है? ऑप्शंस हैं, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठवां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग या फिर सदन के सदस्यों की कुल संख्या का तीसरा भाग। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। कैसे? ये जो कोरम होता है, कोरम या गण पूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है, मतलब इन्हीं की उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ यह है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम अगर पूरा नहीं होता है तो ये अध्यक्ष या फिर सभापति का ये दायित्व है कि वह या तो जो है सदन को स्थगित कर दें या फिर गणपूर्ति जो है उसका कोई कार्य, मतलब कि गणपूर्ति जब तक पूरी ना हो जाए तब तक के कोई कार्य संपन्न ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को या फिर पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई नई लोकसभा गठित होती है तो संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाला या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है उसी को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं और जो नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस हैं 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1952 में। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा कहते हैं, का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। मतलब गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। बैठक जो पहली हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा 6 माह से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं या फिर असीमित काल तक। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं, यानी 1 वर्ष के अंतर्गत ही होना चाहिए।
ठीक है। राज्यसभा द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जो है उसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का जो अधिकार है वो एक वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए, 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? ऑप्शंस हैं वी शंकर, के हनुमंथैया, डॉक्टर SR सेन या फिर OV अलगेसन। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, डॉक्टर SR सेन। 1938 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी कि RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। ठीक है, यही सरकारिया आयोग था। और इस आयोग में जो है ये जो मेन जिनकी अध्यक्षता में हुआ था RS सरकारिया, ये तो थे ही, और इस आयोग में 2 अन्य सदस्य भी थे। एक वी शिवरामन थे। ठीक है, शिवरामन। और जो दूसरे सदस्य थे वो डॉक्टर SR सेन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शंस हैं संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य परस्पर तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की व्यवस्था करता है। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 263। और इस प्रकार जो राष्ट्रपति होता है वो यदि किसी समय ऐसा महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन हो, मतलब कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है, तो वह ऐसी परिषद का गठन कर देता है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति है, जब इसको इसकी ज़रूरत महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ऑप्शंस हैं यह एक संवैधानिक संस्था है, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, या फिर यह एक परामर्शदात्री संस्था है। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, बल्कि क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं वो संवैधानिक निकाय हैं, ना कि संवैधानिक संस्था हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, ये भी सही है। और इसके द्वारा जो है वो जो मतलब इस कानून के अंतर्गत देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी। तो इसी तरीके से जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, इस तरीके से इनका गठन किया गया है। और फिर यहाँ पे दिया गया है सी वाले में कि यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है कि चंडीगढ़ राज्य नहीं है लेकिन फिर भी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। और ये एक परामर्शदात्री संस्था है, इसमें केवल चर्चात्मक या फिर परामर्श दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लक्षण जो नहीं है वो एक संवैधानिक संस्था वाला जो स्टेटमेंट है ये नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक है अभिकथन ए और दूसरा है कारण आर। अभिकथन ए में है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, और कारण आर में दिया गया है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ए व आर दोनों सत्य हैं पर आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है पर आर असत्य है, ए असत्य है पर आर सत्य है। तो इसमें से कौन सा जो है सही होगा? तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सत्य है पर आर असत्य है। तो देखिए कैसे कि ए जो सत्य बताया गया है
वो आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की जो शुरुआत है उसकी कुछ सप्ताह पहले ही संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, इस घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है और चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं एवं उम्मीदवार जो होते हैं वो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो इस निर्वाचन आयोग जो है उसके द्वारा जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जो आचार संहिता है उसका पालन करें, उसका अनुपालन करें। तो यानी कि यहाँ पे जो कथन दिया गया वो तो सही है, ठीक है, लेकिन कारण जो दिया गया इसमें ये कहा गया है कि जो आदर्श आचार संहिता है वो संसद की ने जो है अधिनियमित किया है। तो संसद ने नहीं इसे अधिनियमित किया बल्कि निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता का मतलब ये आचार संहिता लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 2 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में मतलब कि दूसरी सूची में जो है संशोधन दिए गए, पहली सूची में उनका कंटेंट दिया गया है कि किस बेस पे संशोधन हुआ है। तो देखिए क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। कंटेंट देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, उत्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। और यहाँ पे जो संशोधन है वो है 61वां संशोधन, 42वां संशोधन, 38वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन। नीचे कूट की सहायता से ही हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। तो मैच करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया पहला वाला है कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। तो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का जो परिसीमन है उसका सही आंसर है 38वां संविधान संशोधन। 38वें संविधान संशोधन के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन आता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। तो ये जो है वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मताधिकार की जो आयु है वो 21 से 18 वर्ष घटाया जाना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये 21 से 18 वर्ष घटाया जाना, ये 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। और लास्ट में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जो जोड़ा जाना है वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डी का जो है वो 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी का 3, 4, 1, 2 ये जो है सही है। तो आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।